हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपराएं, जिसमें अल्फेज सूट्स से संबंधित जो भी पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पे आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इससे पहले जेएच मीट और कार्ल मैनहीम पे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फ्रेड सूट्स का योगदान किस प्रघटना से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए, मैक्स वेबर की आलोचना से। ऑप्शन बी, जॉर्ज सत्याना की आलोचना से। ऑप्शन सी, एडमंड हर्शल की आलोचना से। या ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स की आलोचना से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा मैक्स वेबर की आलोचना से। ठीक है, तो अल्फ्रेड सूट्स ने जब अपना प्रघटना शास्त्र का विचार रखा या सिद्धांत दिया, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले मैक्स वेबर की एक अवधारणा थी वर्स्टेन। ठीक है, तो उस पर इन्होंने आलोचना किया, उसके आधार पे इन्होंने अपना जो प्रघटना शास्त्र का विचार रखा है, तो पहले मैक्स वेबर की आलोचना, वो भी वर्स्टेन की आलोचना की है। तो आइए जानते हैं वर्स्टेन क्या होता है। जैसे कि पहले जान लेते हैं प्रघटना शास्त्र के जनक। तो देखिए, प्रघटना शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं वो हर्शल हैं, लेकिन अगर वास्तविक प्रवर्तक के रूप में जाना जाए कौन है, तो वो हैं अल्फ्रेड सूट्स माने जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर कि अल्फ्रेड सूट्स ने मैक्स वेबर की वर्स्टेन की आलोचना की। अब जानते हैं वर्स्टेन क्या होता है। ठीक है, तो वर्स्टेन को निर्वाचनात्मक बोध या अर्थ निरूपण विधि या बोधगम्यता का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, मैक्स वेबर भी आपको आगे पढ़ना है। तो मैक्स वेबर की जो वर्स्टेन था उसको निर्वाचनात्मक बोध और उसके अलावा अर्थ निरूपण और बोधगम्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें मैक्स वेबर ने क्या बताया कि मनुष्य का जो आचरण है वो दो प्रकार का होता है। एक आचरण होता है कि जिसे आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं, और एक ऐसा आचरण होता है जिसे समझने में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उस आचरण को आप या तो समझ नहीं पाते हैं या हर जगह वो आचरण अलग अलग तरीके से होता है। इसे आप एक उदाहरण के रूप में समझ लीजिए। जैसे कि कोई यूरोपीय समाज में, जब किसी भी समाज में, यूरोपीय समाज में मान लीजिए, पति के मरने के बाद स्त्री क्या होती है, केवल दुखी होती है, वो रोती नहीं है। उसके अलावा जब अगर अब भारत का वहीं पर देखें, तो भारत में स्त्रियों के जब पति मरते हैं तो वो क्या करती हैं, खूब तेज तेज से रोने लगती हैं। तो ये चीज़ है कि एक समाज में जब केवल दुखी होती हैं स्त्रियाँ, और दूसरे समाज की बात की जाए तो वहाँ पे खूब तेज तेज से रोती हैं। तो ये अलग अलग घटनाएं होती हैं, और इन घटनाओं को समझना इन्होंने दूसरा जो हमने आपको आचरण बताया था उसमें रखा था, जिसे रिफ्लेक्शन एक्शन बोलते हैं। मतलब एक सूक्ष्म गहन जो आचरण होता है वो इसके अंतर्गत आता है कि हर समाज में अलग अलग तरीक़ों से आचरण होता है। तो उसी को इन्होंने समझाया था, और उसी के आधार पे वेबर ने निर्वाचनात्मक बोध के दो भेद बताएं, एक वास्तविक बोधगम्यता और दूसरा व्याख्यात्मक बोधगम्यता। अब आप समझते हैं कि वास्तविक बोधगम्यता क्या होता है। तो देखिए, वास्तविक बोधगम्यता मतलब एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये वो अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि हमें मतलब अगर हमने किसी के कोई भी आचरण को देखा और स्वयं उसका अनुमान लगा लिया कि ये आचरण ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो होगी एक्चुअल वाली। ठीक है, उसके बाद व्याख्यात्मक बोधगम्यता। तो जो ये व्याख्यात्मक बोधगम्यता है, यही वो बोधगम्यता है जिसके बारे में मैक्स वेबर ने बताया है कि बहुत सूक्ष्म तरीके से किसी आचरण को समझना, कि हर समाज में अगर तुलना की जाए तो आचरणों में भिन्नता देखने को मिलती है। तो उसको व्याख्यात्मक बोधगम्यता के अंतर्गत रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सूट्स के द्वारा लाइफ वर्ड की अवधारणा कितनी मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 6। तो सूट्स के द्वारा लाइफ वर्ड की जो उन्होंने अवधारणा दी है, उसकी जो विशेषताएं हैं इन्होंने, तो उन विशेषताओं को 6 रूप में परिभाषित किया है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सूट्स सामाजिक यथार्थ के 4 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करते हैं।
और ये जो पहचान करते हैं ये प्रत्येक क्षेत्र किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए अमूर्तता पर, ऑप्शन बी अनुभविकता पर, ऑप्शन सी ऐतिहासिकता पर, या ऑप्शन डी तार्किकता पर। तो यहाँ पे गैस कीजिए कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए अमूर्तता पर। ठीक है, तो सूट्स ने जो सामाजिक यथार्थ की 4 विशिष्ट क्षेत्र की पहचान की है वो किस आधार पे की है? अमूर्तता के आधार पे। जैसे समाज की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस पे आधारित होती है? अमूर्तता पे आधारित होती है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। और जो सूट्स का जो भी उन्होंने प्रघटनाशास्त्र का सिद्धांत दिया है उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जिस भी चीज़ का अनुभव करते हैं उसे ही रियलिटी मानते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए अमूर्तता। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, सूट्स के विश्लेषण का जो केंद्र था वो प्रतिदिन का जीवन विषय या लाइफ वर्ड रहा है। तो उन्होंने जो दिनचर्या हमारी होती है उसी को उन्होंने लाइफ वर्ड बोला है। सूट्स के अनुसार यह जीवन विश्व एक ऐसा अंतर्वैश्विक द्विधा युक्त जगत है जिसमें सामाजिक यथार्थ तथा पूर्वजों द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं एक साथ विद्यमान रहती हैं। तो इन्होंने जो बताया कि हमारा जो समाज है उसमें अनेक दुविधाएं हैं, उसमें रियलिटी भी है और कुछ पूर्वजों द्वारा बताए गए कुछ ऐसे प्रथाएं या रूढ़ियां हैं जिन्हें हम आचरण में करते हैं, उन्हें हमने कभी देखा नहीं, तो हम दोनों चीज़ को फॉलो करते हैं। एक ऐसे जो पूर्वजों द्वारा अपने इंद्रियों के द्वारा उन्हें अनुभव किया गया और वो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहे, और दूसरा एक सामाजिक यथार्थ मतलब सोशल रियलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो उस आधार पर इन्होंने अपने प्रघटनाशास्त्र का सिद्धांत दिया और इसे क्या बोला? जीवन विश्व या लाइफ वर्ड। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फ्रेड सूट्स ने निम्नलिखित में से किसको लिखा है? ऑप्शन ए फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ऑप्शन बी द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ऑप्शन सी आइडियाज जर्नल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी, या ऑप्शन डी द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस पुस्तक को अल्फ्रेड सूट्स ने लिखा है। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ये पुस्तक अल्फ्रेड सूट्स ने लिखी है। ठीक है, और इसी में इन्होंने बताया था, प्रघटनाशास्त्र का अपने सिद्धांत को व्यक्त किया था। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रघटना क्रिया विज्ञानी एवं जाति पद्धति शास्त्रीय समाजशास्त्र दोनों सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए समाज के दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी भावात्मक कर्ता के दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी व्यक्ति के दृष्टिकोण से, या ऑप्शन डी सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाते थे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रघटना क्रिया विज्ञानी, ठीक है, और नवजाति पद्धति शास्त्री, इन दोनों ने व्याख्यात्मक उपागम को अपनाया, लेकिन व्याख्यात्मक उपागम के आधार पे इन्होंने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए किस दृष्टिकोण को उपयोग में लिया है, कि समाज के दृष्टिकोण से, या भावात्मक कर्ता के दृष्टिकोण से, या व्यक्ति के दृष्टिकोण से, या सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन सी व्यक्ति के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये आंसर होगा व्यक्ति के दृष्टिकोण से। तो जो प्रघटनाशास्त्री थे, हम यहाँ पे अभी प्रघटनाशास्त्र को ही आपको समझाते हैं। तो प्रघटनाशास्त्र व्यक्ति का जो जीवन था, उनकी जो दैनिक दिनचर्या थी, और उनके इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान अनुभव किए जाते थे उसे ही वो रियलिटी मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस उपागम में सामाजिक क्रिया व्यक्ति के संदर्भ में समझी जाती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रघटनाशास्त्र के अध्ययनों में दार्शनिक मीमांसा की नींव रखी? ऑप्शन ए अल्फ्रेड सूट्स, ऑप्शन बी हैरोल्ड गारफिंकल, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी एडमंड हुसर्ल।
तो देखिए ये डाइट प्रवक्ता 2012 में पूछा भी गया है। हमने जो भी क्वेश्चन दिया है वो उसके आगे हमने इसीलिए नोट डाउन कर दिया है कि आप उस प्रैक्टिस सेट को उठा के देख ले, तो ये क्वेश्चन आपका पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एडमंड हुर्सल। ठीक है, तो ये जो एडमंड हुर्सल थे, इन्होंने अपने प्रघटना शास्त्र का जो सिद्धांत दिया उसमें दार्शनिक मीमांसा के आधार पर दिया। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि पहले प्रघटना शास्त्र को समझते हैं कि ये दार्शनिक दृष्टिकोण को क्यों लेके चलता था, और उसके अलावा एडमंड हुर्सल ने क्या बोला है प्रघटना शास्त्र के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रघटना शास्त्र विशुद्ध रूप से दार्शनिक दृष्टिकोण को साथ लेकर चलता है। यह उपयोगितावाद को नकारता है, इसी कारण इसका उद्गम स्थान जर्मनी अर्थात यूरोप है। तो पहला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि प्रघटना शास्त्र का उद्गम स्थान क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए जर्मनी अर्थात यूरोप है। ठीक है, दूसरा, किंतु अमेरिका उपयोगितावाद के पक्षधर देशों में नहीं गिने जाते, इसलिए इन्होंने क्या था, प्रघटना शास्त्र का अमेरिका में इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ जितना ज़्यादा विकास जर्मनी अथवा यूरोप में हुआ। ठीक, फिर भी प्रघटना शास्त्र के अगर अमेरिका में बात की जाए तो किसने आगे बढ़ाया, तो अमेरिका के जॉर्ज सत्याना ने प्रघटना शास्त्र को विचार को आगे बढ़ाया। और इसमें जॉर्ज सत्याना की बुक थी स्पेक्टिसिज्म एंड द एनिमल फेथ, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये बुक है इनकी। इसमें इन्होंने संदेह और संशय के आधार पर घटनाओं के सार पर जानने पर बल दिया, और ये जो सार है क्रिया पर आधारित था। ठीक है, इन्होंने ये आधार पे प्रघटना शास्त्र को समझने का प्रयास किया, और हुर्सल ने प्रघटना शास्त्र को एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा, और इन्होंने जो सामाजिक जगत को समझने की जो क्रिया को है क्या बोला है, ऑन्टोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ड। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए ऑन्टोलॉजी ऑफ लाइफ वर्ड को सामाजिक क्रिया के रूप में कौन समझते हैं, तो एडमंड हुर्सल समझते हैं। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। घटना शास्त्र सुधारवादी प्रत्यावर्तन है। ऑप्शन ए पॉजिटिविज्म, ऑप्शन बी इनोल्यूशनिज्म, ऑप्शन सी डिफ्यूजनिज्म, या ऑप्शन डी एनिमिज्म। तो यहाँ पे पूछा गया है कि घटना शास्त्र किसका सुधारवादी रूप है, मतलब किस चीज़ का सुधारवादी रूप है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो ये जो घटना शास्त्र है ये पॉजिटिविज्म का एक तरह से सुधार रूप है। ठीक, तो आइए इसे समझते हैं। जैसे कि प्रघटना शास्त्र के दृष्टिकोण से प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अध्ययन वस्तु में एक आधारभूत अंतर होता है। प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन वस्तु कोई ना कोई पदार्थ होती है, क्योंकि पदार्थ की कोई चेतना नहीं होती। इसका कारण उसके व्यवहार को बाह्य उत्तेजना के प्रति एक प्रतिक्रिया मात्र कहा जा सकता है। वह उसी प्रक्रिया को करने के लिए बाध्य होता है, जैसे पानी के अभाव या तेज धूप में पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका व्यवहार आवश्यक रूप से अर्थहीन होता है। तो देखिए प्रघटना शास्त्र के दृष्टिकोण में सामाजिक प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच में इन्होंने अंतर माना है, जबकि जो पॉजिटिविज्म अवधारणा है उन्होंने सेम माना है, लेकिन प्रघटना शास्त्रियों ने क्या अंतर माना है और कहा है कि पदार्थ में कोई चेतना नहीं होती, उसे जैसी क्रिया होगी उसकी वैसी प्रतिक्रिया होगी। जैसे अगर पानी का अभाव होगा या तेज़ धूप होगी तो पौधा अपने आप ही सूख जाएगा। ठीक है, वो अपने लिए कोई ऐसा नहीं करेगा कि दूसरी जगह चला जाएगा या अपने आप का बचाव कर लेगा। ठीक, और इसके विपरीत मनुष्य की अपनी चेतना होती है, वह अपनी दुनिया में देखता है, अनुभव करता है और अर्थ लगाता है, और उन अर्थों के संदर्भ में घटना की व्याख्या करता है कि किन अर्थों से बाहरी समाज द्वारा व्यक्ति पर लादा गया है। उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत कर्ता द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए इसे समझिए बहुत ईजी वे में की जाए कि पॉजिटिविज्म की अवधारणा किसने दी, ये बात की जाए तो पॉजिटिविज्म की जो अवधारणा थी वो रखी किसने थी, अगस्त काम्टे ने। ठीक है, और इसका वास्तविक जो प्रयोग किया वो इमाइल दुर्खिम ने किया। और अगर जैसे इमाइल दुर्खिम के अनुसार ही समझ लेते हैं, इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा था, जैसे कहा था कोई भी जब घटना होती है तो उसमें भौगोलिक या प्राकृतिक रूप से वो प्रभावित होती है। या मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि विवाह विच्छेद की जो स्थितियां होती हैं वो जाड़ों में कम
और गर्मियों में अधिक होती हैं। ये इमाइल दुर्खिम ने प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे कहा। लेकिन जो प्रघटना शास्त्री थे वो ये मानते थे कि नहीं, विवाह विच्छेद की जो स्थिति होती है वो व्यक्ति के आपसी सामंजस्य के आधार पे होती है कि उनका आपसी सामंजस्य कैसा है। अगर उन्होंने एक दूसरे को नहीं समझा है तो उनकी विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है, और अगर एक दूसरे का तालमेल बहुत अच्छा है तो विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो एक तरह से पॉजिटिविज्म का सुधार रूप क्या था, ये आपका घटना क्रिया विज्ञान था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है? ऑप्शन ए प्रक्रियात्मकवाद, ऑप्शन बी संरचनावाद, ऑप्शन सी प्रघटना विज्ञान, या ऑप्शन डी विनिमय सिद्धांत। तो इसका प्रघटना विज्ञान, क्योंकि यही टॉपिक ही चल रहा है प्रघटना विज्ञान, जिससे अल्फ्रेड सुटर्स और होशल के बारे में बताया जा रहा है। तो उन्होंने ही बताया था कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 डल गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंध है? ऑप्शन ए एडमंड होशल, ऑप्शन बी C.H. कूले, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी R.M. मैकाइवर। तो ये भी आंसर बहुत ही इजी है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा एडमंड होशल, ठीक है। तो घटना क्रिया विज्ञान के अध्ययन से कौन संबंधित है? एडमंड होशल। और ये देखिए पूछा गया था JIC प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे वो PGT स्टूडेंट हो या फिर JIC का हो या फिर UGC नेट का हो। तो सारे हम क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे इसमें। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर डला है वैसे ही हम पढ़ लेते हैं इसको। दी फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ये भी JIC प्रवक्ता 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए एडमंड होशल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड सुट्स, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी R.M. मैकाइवर। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड सुट्स, ठीक है। तो जो अल्फ्रेड सुट्स थे इन्होंने ही दी फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, और इसी में इन्होंने प्रघटना जो सिद्धांत को जो इन्होंने इसी पुस्तक में रखा था। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए एडमंड होशल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड सुट्स, ऑप्शन सी हीगल, या ऑप्शन डी R.M. मैकाइवर। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं वो घुमा फिरा के एक ही पूछे। प्रघटना शास्त्र कई बार हम देखिए अभी पीछे भी आपको पढ़ा चुके हैं, और फिर JIC प्रवक्ता 2017 में से पूछा गया है कि प्रघटना शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा एडमंड होशल ने। तो यहाँ पे अल्फ्रेड सुट्स नहीं होगा, सबसे पहले पूछा गया उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडमंड होशल ने किया था। तो यहाँ पे आंसर एडमंड होशल रहेगा। और फ्रेंड्स आप लोग अगर डेली क्विज चाहते हैं 10 क्वेश्चंस का, तो आप हमारे फेसबुक पेज से को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम समाजशास्त्र में कोई भी टॉपिक से लेके 10 क्विज का डेली डालते हैं, जिसमें आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं और आपको उसका आंसर भी पता चलेगा। तो आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए टिमासेफ, ऑप्शन बी चिनाय एवं हिवीट, ऑप्शन सी एडमंड होशल, या ऑप्शन डी JH मॉर्गन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एडमंड होशल। तो एडमंड होशल ने आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी, इसमें इन्होंने अपने प्रघटना शास्त्र के सिद्धांत को रखा था, ठीक है। तो अगर आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। घटना शास्त्रीय समाजशास्त्रीय के अनुसार
वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है? ऑप्शन ए अनुभवजन्य वास्तविकता, ऑप्शन बी सामाजिक रूप से भागीदारी वाली वास्तविकता, ऑप्शन सी व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जीडीसी प्रवक्ता 2012 में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आएगा। तो देखिए घटनाशास्त्र समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता का मतलब होता है अनुभवजन्य, मतलब अनुभव के आधार पे जो चीज़ें हम फील करते हैं, जो इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, उसे ही इन्होंने प्रघटनाशास्त्र बोला है, क्योंकि उसी आधार पे हम समाज की क्रिया का व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन ए अनुभवजन्य वास्तविकता। आइए इसे थोड़ा समझ भी लेते हैं। देखिए व्यक्तिनिष्ठ उपागम का मतलब होता है सूक्ष्म समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण व्यक्तिनिष्ठ मतलब उस व्यक्ति के मतलब आप इस चीज़ को व्यक्ति के आधार पर समझ लीजिए। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होगा किसी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से समझना। ठीक है, तो ये समाजशास्त्र का एक सूक्ष्म समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसमें व्यक्ति क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को जैसा देखता है वो उसी प्रकार उसकी व्याख्या करने का भी प्रयत्न करता है, और उसे ही व्यक्तिनिष्ठ उपागम बोला जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। अल्फ्रेड शूट्स के अनुसार भौतिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विश्व की अनुभूति प्रारंभ से ही निम्नलिखित संबंधों से होती है। ऑप्शन ए प्रतीकी, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी प्रकार, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अल्फ्रेड शूट्स के अनुसार भौतिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विश्व की अनुभूति से प्रारंभ होती है, वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड शूट्स के अनुसार भौतिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विश्व की अनुभूति प्रारंभ से ही किससे संबंधित है? तो प्रकार से संबंधित है। आइए इसको थोड़ा समझते भी हैं। जैसे कि देखिए शूट्स ने सामाजिक संबंधों को महत्व दिया, ठीक है, और उन्होंने सामाजिक संबंधों की व्याख्या के लिए एक परंपरागत समाजशास्त्री के आधार पे दो अवधारणा को दिया। एक विचित्रता को उन्होंने बताया और दूसरा उन्होंने विशिष्टीकरण को बताया। ठीक है, दो उन्होंने चीज़ों को रखा। तो विचित्रता और विशिष्टीकरण क्या होगा, इसको अगर समझते हैं तो देखिए समाज में अनेक परिस्थितियां जन्म लेती रहती हैं। ठीक है, और कभी कभी एक ही प्रकार की परिस्थितियां भी जन्म लेती हैं, और इन्हीं के आधार पर वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि समाज में बहुत सारी परिस्थितियां होती रहती हैं ना, एक विचित्र के रूप में, एक विशिष्टीकरण के रूप में लेते हैं, और इसी के आधार पर जो सामाजिक संबंध होते हैं उन्हें व्यक्तित्व या अव्यक्तित्व संबंधों के रूप में हम विभाजित शूट्स जो हैं वो विभाजित करते हैं, और बताते हैं कि हमारे जो पारस्परिक संबंध जितने अधिक व्यक्तित्व होंगे उतने ही विचित्र भी होंगे। मतलब जितना हम किसी के साथ ज़्यादा व्यक्तित्व तरीके से होंगे उतने ही विचित्र होंगे, और जिसके साथ संबंध हमारे जितने अव्यक्तित्व होंगे उतने ही विशिष्ट होंगे। ठीक है, ये शूट्स का कहना था। तो इन्होंने दो अवधारणा दी है, विचित्रता और विशिष्टीकरण, इसको भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा उसी के आधार पर संबंध के को दो वर्गों में बांटा है, एक व्यक्तित्व और एक अव्यक्तित्व। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन। अल्फ्रेड शूट्स के अनुसार मनुष्य की आधारभूत एवं सर्वोच्च वास्तविकता है। ऑप्शन ए प्रतिदिन के जीवन की दुनिया, ऑप्शन बी उसका समीपवर्ती परिवेश, ऑप्शन सी उसके द्वारा संवाद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक, या ऑप्शन डी उसकी पारस्परिक क्रिया के शामिल अर्थ। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिदिन के जीवन की दुनिया। तो अल्फ्रेड शूट्स क्या कहते हैं, उन्होंने लाइफ वर्ड की बात किया है ना, कि हम प्रतिदिन के जीवन में जैसा अनुभव करते हैं उसी के आधार पे उसकी व्याख्या भी समाज की करते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि अल्फ्रेड के शूट्स के अनुसार मनुष्य के आधारभूत और सर्वोच्च वास्तविकता क्या है, तो प्रतिदिन के जीवन की दुनिया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको हमारे द्वारा लाए हुए प्रैक्टिस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग माई चैनल।